Hello everyone. Now I move to the next topic of this chapter, the French Revolution. That is the abolition of monarchy, Jacobins and the reign of terror. तो इसके पहले हमने देखा कि किस तरह से नेशनल असेंबली में दो पार्ट बन चुके थे। एक तो गिरोंडिन्स का था और दूसरा जैकोबिन्स का था। द गिरोंडिन लेड नेशनल असेंबली सेट अप a national convention to deal with the turbulent situation. एक तरफ रशिया और प्रूसिया और ऑस्ट्रिया ने अटैक कर दिया था। लुइस 16 की सीक्रेट उनके साथ डील हो चुकी थी, तो प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा उस समय थी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी आ गई थी। तो नेशनल कन्वेंशन सेटअप किया। नेशनल कन्वेंशन ने मोनार्की को पूरी तरीके से वहाँ पे ख़त्म किया, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशनली एक तरह से डिक्लेयर हो गया कि अब किसी भी तरीके का राजा वाला जो सिस्टम है, जो मोनार्की है, जो किंग का जो रूल है, वो अब नहीं चलेगा। एंड द डिक्लेरेशन ऑफ फ्रांस एज अ रिपब्लिक, और पूरी तरह से फ्रांस क्या डिक्लेयर हो गया? रिपब्लिक, यानी एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज़ पर लॉज ही अब कंट्री चलेगा, यानी जो पावर्स हैं वो अब पार्लियामेंट के हाथ में पूरी तरीके से, नेशनल असेंबली के हाथ में आ गई हैं। अब किंग का कोई रोल वहाँ पे नहीं है। इन जनवरी 1793 द कन्वेंशन ट्राइड एंड एग्जीक्यूटेड लुइस 16 ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ट्रेजन। लुइस 16 को 1793 में हैंग कर दिया गया, उनको डेथ सेंटेंस दे दिया गया। तो ये था पूरा एबोलिशन ऑफ मोनार्की। इसके पहले हमने देखा था 1792 में किस तरीके से गिरोंडिन लेड नेशनल असेंबली ने वार डिक्लेयर किया था ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के अगेंस्ट। लुइस 16 को पकड़ लिया गया फिर उसके बाद, और उनको 1793 में, जनवरी 1793 में हैंग कर दिया गया। अब फिर से प्रॉब्लम्स चली रही हैं इस समय। जैकोबिन्स जो हैं, though the Constitution of 1791 abolished the age-old system of privileges, ठीक है, privileges आप लोग जानते हैं, privileged और unprivileged classes थे फ्रांस में। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट में डिवाइडेड था फ्रांस। फर्स्ट और सेकेंड स्टेट यानी क्लर्जी और नोबल्स को टैक्स एग्जेम्पशन मिला था। फर्दर उन्हें और भी बहुत सारे प्रिविलेजेस मिले हुए थे, फैसिलिटीज़ या वेटेज, जो कि थर्ड स्टेट यानी जो कॉमन पीपल थे उनको नहीं मिले थे। वो अनप्रिविलेज क्लासेस में आते थे थर्ड स्टेट के लोग। टैक्स भी थर्ड स्टेट के लोगों को देना होता था। तो ये जो बहुत पुराना एज ओल्ड सिस्टम था प्रिविलेजेस का, वो ख़त्म हो गया था। फिर भी जो पॉलिटिकल राइट्स थे वो रिचर सेक्शन के पास ही थे। एक्टिव सिटीज़न हमने पढ़ा है, 25 ईयर जो एज अटेन कर चुके हैं मेल और टैक्स पे ही हैं, वही वोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो रिच पीपल हैं उन्हीं के पास पॉलिटिकल राइट्स थे उस समय। दिस सिचुएशन लेफ्ट वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल डिससेटिस्फाइड एंड एंग्री। इससे क्या हुआ? बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा था जो कि डिससेटिस्फाइड था, यानी रिवोल्यूशन की जो चिंगारी थी वो अभी तक भड़क ही रही थी, क्योंकि इक्वल राइट्स लोगों को अभी तक नहीं मिले थे। पावर ट्रांसफ़र हुई थी, मोनार्की ख़त्म हुई थी, नेशनल असेंबली को का एग्जिस्टेंस हुआ, फिर उसके बाद प्रॉपर उसको रिकग्निशन मिला और पावर ट्रांसफ़र हुई। लेकिन जो पब्लिक को जो राइट्स थे वो प्रॉपर राइट्स उनको नहीं मिले, एक बहुत बड़े सेक्शन को। द रिवोल्यूशनरी वार्स विद नेबरिंग कंट्रीज एग्रीवेटेड द सिचुएशन बाय ब्रिंगिंग लॉसेज एंड इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज टू द पीपल। अब मोनार्की वहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, तो जो नेबरिंग नेशंस हैं, नेबरिंग स्टेट्स हैं, वो फ्रांस के साथ उनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, क्योंकि वो उन्हें डर है कि फ्रांस में इस तरीके की का जो रिवोल्यूशन हुआ या जो मोनार्की को ख़त्म किया गया, कल उनके कंट्री में भी ऐसा हो सकता है। तो उनके जो डिस्प्यूट्स थे फ्रांस के साथ वो बढ़ने लगे, जिससे कि रोज़ वार की सिचुएशन रहती थी और इसमें काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस भी होता था, जिससे जो लोग थे वहाँ के वो परेशान थे और इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज से गुजर रहे थे। तो एक अनरेस्ट का एटमॉस्फेयर अभी भी वहाँ पे चल रहा था। एक तरफ पॉलिटिकल राइट्स भी नहीं मिल पा रहे हैं, दूसरी तरफ इकोनॉमिक लॉसेस भी हो रहे हैं। दो अ कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी had been set up to handle the situation and minimize such losses, the war with Austria and Prussia went
पुअरली फॉर फ्रांस। काफ़ी ज़्यादा नुकसान ऑलरेडी हो चुका था जो ऑस्ट्रिया और प्रूसिया से वार हुई थी। कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी सेटअप की गई, गिविंग फॉरेन फोर्सेस द अपॉर्चुनिटी टू प्रेस ऑन इनटू फ्रेंच टेरिटरी। ये जो ऑस्ट्रिया और प्रूसिया से वार हुई थी, इसकी वजह से जो फॉरेन फोर्सेस थी उनको एक मौका भी मिल गया जो फ्रेंच टेरिटरी को प्रेस कर रहे थे, यानी इन्वेड करने की कोशिश कर रहे थे। ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के अलावा भी जो दूसरे नेशंस थे, दूसरे स्टेट्स थे, उन्होंने फ्रेंच टेरिटरीज पे प्रेशर डालना शुरू कर दिया। सेवरल पॉलिटिकल क्लब्स वर एस्टैब्लिश्ड बाय द पीपल हु विश्ड टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान्स। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल ग्रुप्स, क्लब्स भी वहाँ पे बनने लगे जिन्होंने पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरफियर करना या उसमें अपने ओपिनियन देना शुरू किया। ठीक है, तो ऐसा ही एक क्लब बना जैकोबिन्स का, और वो सबसे सक्सेसफुल रहा क्योंकि बहुत इम्प्रेसिव मैनर में उसने अपने आइडियाज़ या अपने ओपिनियंस दिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और प्लान्स पे को क्रिटिसाइज़ किया, उस पर कमेंट किया। कौन सी गवर्नमेंट थी? जो गिरोंडिन लेड नेशनल असेंबली थी। तो जो जैकोबिन क्लब फॉर्म हुआ वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग मेनली टू द लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये ऐसे लोग थे जो कि लेस प्रॉस्पेरस थे, यानी ऐसे लोग जिनको वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। लीडर उनके थे रॉबस्पियर। जैकोबिन्स स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप्ड, इन्होंने अपनी एक पहचान बनाने के लिए लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स पहनने शुरू करे, एंड केम टू बी नोन एज द सैंस culottes, literally meaning those without knee breeches. Jacobins ने revolt किया in the summer of 1792. The Jacobins planned a revolt of a large number of people of Paris who were angered by the short supplies and high prices of food. अब जैकोबिन को ये मौका कैसे मिला? हम पहले अभी हमने देखा कि काफ़ी इकोनॉमिक क्राइसिस से फ्रांस गुजर रहा था, वार हो रहे थे, और जो नेबरिंग कंट्रीज़ थे वो जो टेरिटरी थी फॉरेन, जो फ्रांस की टेरिटरी, उस पर प्रेशर डाल रहे थे। तो हर तरफ से टेंशन का एटमॉस्फेयर था, और इसमें गवर्नमेंट के जो प्लान्स थे वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे थे। फूड सप्लाई की शॉर्टेज थी, प्राइसेस भी काफ़ी हाई हो गए, और जैकोबिन्स ने इनका एक बहुत बड़ा ग्रुप बना के एक रिवॉल्ट किया। और उस रिवॉल्ट का क्या नतीजा हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि खुद सिटीजन ने गिरोंडिन लेड नेशनल कन्वेंशन को ख़त्म कर दिया और जैकोबिन्स को मौका दिया रूल करने का, यानी जो मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर थे उनको कंट्रोल मिल गया पूरे फ्रांस पे। Citizens overthrew the Girondin-led National Convention and the Jacobins, led by Maximilien Robespierre, took control. तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं किस तरह से लुई 16 को पहले हटाया गया, फिर ऑस्ट्रिया प्रूसिया से वार हुई, फिर गिरोंडिन-लेड जो नेशनल असेंबली थी उसने नेशनल कन्वेंशन बनाया और पूरी तरीके से मोनार्की ख़त्म करी, लुई 16 को हैंग किया गया। लेकिन वार और जो डिस्पैरिटीज़ थी फ्रांस के अंदर, लोगों को प्रॉपर पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले थे, इससे एक डिससेटिस्फैक्शन था, इकोनॉमिक क्राइसिस भी थी, जिससे कि लोगों ने जैकोबिन्स के अंडर रिवोल्ट किया, जैकोबिन्स के साथ मिलके, और गिरोंडिन लेड जो नेशनल असेंबली थी उसको ख़त्म किया। और पावर अब किसके हाथ में आ गई? मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर के हाथ में, जो कि जैकोबियन थे। बैक्ड बाय द न्यूली अप्रूव्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1793, तो 1793 में कई चीज़ें इसमें ऐड की गई। रॉबस्पियर एंड द कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी बिगेन कंस्क्रिप्टिंग फ्रेंच सोल्जर्स एंड इम्प्लीमेंटिंग लॉज टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी। काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करे गए, आर्मी पे कंट्रोल किया गया, कई तरीके से पब्लिक सेफ्टी कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी बना के नए लॉज बनाए गए जिससे कि इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया जा सके। फैसिलिटीज़
लोगों तक पहुंचाई जा सके, जो प्राइसेस बढ़ रही थी कमोडिटीज़ की उस पर कंट्रोल किया जा सके। फॉर अ टाइम इट सीम्ड दैट फ्रांसिस फॉर्चून्स माइट बी चेंजिंग। कुछ समय के लिए लगने लगा था कि अब फ्रांस का जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, वो बदलने वाला है। लेकिन रॉबस्पियर इस तरीके के जो रिवोल्यूशनरीज थे उनके अगेंस्ट थे। ठीक है, बहुत सारे रिवोल्यूशनरीज फिर भी वर्क कर रहे थे, डिससेटिस्फाइड था बहुत बड़ा सेक्शन उसके बाद भी। तो रॉबस्पियर ने गुलेटाइन एक मशीन बनवाई जिसमें कि मोर देन 15,000 पीपल को उसने एग्जीक्यूट किया। तो जो 1793-94 का जो टाइम है वो रॉबस्पियर का रेन ऑफ टेरर कहलाता है। यानी जो भी उनके लॉज को फॉलो नहीं कर रहा है, जो भी उनके अगेंस्ट जा रहा है, कॉन्स्पिरेसी कर रहा है या रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कर रहा है, ऐसे लोगों को उन्होंने गिलोटाइन किया, उनको एग्जीक्यूट किया। तो ऐसे मोर देन 15,000 पीपल को उन्होंने ख़त्म कर दिया। फ्रेंच आर्मी, अब फिर से फ्रेंच आर्मी का यहाँ पे रोल आया। फ्रेंच आर्मी ने रिमूव किया जो फॉरेन इन्वेडर्स से जो फ्रेंच बाउंड्री के अंदर आ रहे थे, उन सब को रिमूव किया, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाया, बहुत ज़्यादा एफर्ट किया। When the French army successfully removed foreign invaders and the economy finally stabilized, और धीरे धीरे फाइनली जब इकोनॉमी स्टेबलाइज होती गई, फॉरेन इन्वेडर्स को हटाते गए, तो रॉबस्पियर का इस पर कोई जस्टिफिकेशन सामने नहीं आया, क्योंकि पॉलिटिकली जो हैंडल कर रहे थे रॉबस्पियर, जो अपने तरीके से वो हैंडल करना चाह रहे थे, जो उन्होंने प्रॉमिसेस किए थे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन को स्टेबलाइज करने की या उसमें स्टेबिलिटी लाने की, तो उसमें वो सक्सेसफुल नहीं रहे। और प्लस उन्होंने 15,000 पीपल को एग्जीक्यूट भी किया, तो इस तरीके से वो इसको जस्टिफाई नहीं कर पाए और एट लास्ट उनको अरेस्ट किया गया और जुलाई 1794 में उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो ये पूरे डेवलपमेंट्स थे जो कि मेनली देखें हम तो 1791 से शुरू होते हैं और 1791 देन 92 में जो वार डिक्लेयर किया गिरोंडिन लैंड नेशनल असेंबली ने, फिर 1793 में लुइस 16 को एग्जीक्यूट किया गया, फिर जैकोबिन्स के हाथ में पावर आती है, गिरोंडिन लेड नेशनल कन्वेंशन को हटाया जाता है, पब्लिक ही मिलके हटाती है, रॉबस्पियर का साथ देती है वहाँ पे। लेकिन रॉबस्पियर ने भी एक साल में कुछ वो नहीं कर पाए और अपने जो लॉज थे, जो पॉलिसीज़ थी, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कराने में उन्होंने मोर देन 15,000 पीपल को गिलोटाइन किया, एग्जीक्यूट किया। तो ऐसे में फिर फ्रेंच आर्मी का यहाँ पे फिर से रोल आया, उसने बहुत एफर्ट किया, प्रेशर से जो इन्वेडर्स थे उनको बाहर निकाला और इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने की कोशिश की और सक्सेसफुल रहे। तो इस तरीके से जैकोबिन्स के जो हेड थे रॉबस्पियर, वो इसका जस्टिफिकेशन नहीं दे पाए और फाइनली उनको अरेस्ट करके 1794 में, जुलाई 1794 में एग्जीक्यूट कर दिया गया। सो ये टॉपिक्स थे हमारे, अबोलिशन ऑफ मोनार्की, जैकोबिन्स एंड द रेन ऑफ टेरर।